हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। लास्ट यूनिट था हमारा हीट एक्सचेंजर, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को 5 थियरी चलाई थी, जिसमें से 4 थियरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। एनटीयू मेथड की 2 थियरी, एलएनटीडी मेथड की 2 थियरी। एग्जाम्पल बाकी है। एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा टाइम रखना चाहूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कि आप लोगों ने कंडक्शन के अंदर पढ़ा हुआ था। इजी एग्जाम्पल है, फार्मूला के बेस पर है, वो मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी हमारा नेक्स्ट यूनिट बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन जीटीयू के अंदर एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स, सबसे इजी चैप्टर है। अगर आपको पास होना है, 23 मार्क्स के पास में जाना है ना, तो इस चैप्टर को आप लोगों को करना ही करना है। 7 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस चैप्टर में से आप लोगों को सिर्फ 3 थियरी करनी है। 3 में से कोई भी 2 थियरी 110% आने के चांसेस है। 3 में से कोई भी 2 थियरी 110% आने के चांसेस है। एक थियरी होगी 7 मार्क्स की, या फिर कोई 2 थियरी पूछेंगे 4 और 3 मार्क्स में। मतलब 7 मार्क्स का डेटा, 7 मार्क्स का कंसेप्ट इस चैप्टर में से आपको 110% पूछा जाएगा। नहीं छोड़ना है, इसको आप लोगों को करना ही करना है। इसको ऑप्शन में निकालने की गलती मत करना। रेडिएशन चैप्टर मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए लास्ट में रखा है। रेडिएशन के अंदर काफी कंटेंट ऐसा आएगा जो मैं खुद बोलूंगा, अगर आप जीटीयू के लिए कि उसको अगर आप लोगों को स्किप करके चलना है या आपके ऑप्शन के अंदर निकाल के चलना है तो आप चल सकते हो, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को मत छोड़ना। बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन स्टार्ट कर दो बेसिक फंडा के साथ में। द टर्मिनोलॉजी सेज एवरीथिंग। बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन आप लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, जो डिग्री में 12 साइंस के बाद में आए थे डायरेक्ट, उन लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा था ईएमई, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। जो D2D के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने अपने डिप्लोमा में 5th सेमेस्टर में या थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में। बॉइलिंग का मीनिंग बेसिक क्या होता है और कंडेंसेशन का मीनिंग क्या होता है। बॉइलिंग, टू बॉइल। बॉइलिंग शब्द किस पर से आया है? टू बॉइल। टू बॉइल यानी किसी भी चीज को सैचुरेशन लिमिट से ज्यादा, जब आप किसी भी चीज को, मीन्स का हम सीधी बात करेंगे यहाँ पर लिक्विड के लिए, we will talk about the water only. If the water is gets heated above the saturation temperature से जब आप उसको ऊपर ले जा रहे हो, that condition is known as the boiling condition. Just like that, condensation, to condense यानी किसी भी चीज को ठंडा करना। When your water gets cooled, or else you can say that when the heat is rejected from the water, rejected from the water below the saturation temperature, that process is known as the condensation. एक चीज याद रखो, आपको पता होगा, शायद आपने पता होगा कि नहीं, मैं बता दूं। एक थियरी हम लोग पढ़ते थे जिसका नाम था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। एक ऐसी कंडीशन थी, आपको डायग्राम बना देते थे टेम्परेचर और हीट के रिलेटेड, ठीक है। एंड यू वेर कुछ इस तरह से आप लोगों ने वाटर के 3 फेजेस के बारे में पढ़ा था। सॉरी, इट वाज लाइक दिस। लेट्स से दिस इज द 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज द 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर हम एक लेटेंट हीट, ये डेफिनेशन पढ़ते थे, और वहां पर हम लोग ये पढ़ते थे that this is the temperature where your liquid will totally convert into the vapor form. From 0 to 4 degree Celsius temperature is the limit. 0 to 4 degree Celsius temperature is the limit where your ice will try or start to convert into water, but your ice will not totally convert it into the water. Ice, जब तक आपके थ्रू आउट आइस का टेम्परेचर मेल्ट होने के बाद में 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाएगा, तब तक उसका थोड़ा सा फॉर्म आइस में जरूर रहेगा। जैसे मान लो कि आपके पास में 1 kg आइस है, अभी 1 kg आइस का आइडियल कंडीशन में, स्टेडी स्टेट कंडीशन में जब तक 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं जाएगा, वो आइस के फॉर्म में रहेगा। मतलब वाटर और सॉलिड, मतलब कि लिक्विड एंड सॉलिड दोनों फेज आपको मिलेगी। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ठीक है। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से और हीट एनर्जी रेज होगी, when you're still giving a constant heat energy to your substance, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से और टेम्परेचर आपका बढ़ते जाएगा, आइस का भी टोटली कन्वर्जन हो चुका है वाटर में, एंड योर वाटर इज गेटिंग एन हीट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स,
और ये जब टेम्परेचर आप लोगों का कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा तो सबसे पहला स्टेट जो आएगा वो होगा इवापोरेशन का। जनरली बच्चों के दिमाग में ये हो जाता है, आप लोग स्टूडेंट्स के दिमाग में ये घूमता है कि इवापोरेशन का मतलब तो ये है कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया, वाटर ने स्टीम में उसके बाद में ही कन्वर्जन स्टार्ट किया। इट्स नॉट लाइक दैट। ये डिपेंड करता है मास के ऊपर, ठीक है। जहां से आप सोर्स में से एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो तो मैक्सिमम हीट एनर्जी, देखो मैंने एग्जांपल दिया 1 kg आइस का, भी 1 kg आइस आप लोगों का कन्वर्ट होकर मेल्ट होकर के 1 kg वाटर में कन्वर्ट हुआ है। तो सीधी सी बात है कि जो भी आप मान लो कि 40 किलो जूल पर सेकंड इतनी कांस्टेंट हीट एनर्जी आप अपने सब्सटेंस को दे रहे हो, मतलब कि 1 kg वाटर को दे रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि 40 किलो जूल पर सेकंड जितनी अमाउंट की एनर्जी जो हीट रेट है वो 1 kg को इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट में मिल रही है। सीधी सी बात है, जो मैक्सिमम कांटेक्ट में आएगा पहले वहां पर ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, क्योंकि हम लोगों ने कंडक्शन कन्वेक्शन में यही पढ़ा था कि कंडक्शन के अंदर ये होता है गिविंग ए हीट एनर्जी टू द वाटर इज ए कंडक्शन प्रोसेस। वो आपकी कंडक्शन प्रोसेस है। क्यों? कि वाटर के मोलिक्यूल के अंदर जब हीट ट्रांसफर होगी वो एक मोलिक्यूल हीट ट्रांसफर करेगा दूसरे को, फिर वो करेगा तीसरे को, फिर वो चौथे को, एंड सो ऑन। तब जाकर के आपके पूरे 1 kg वाटर के अंदर हीट ट्रांसफर होगी और स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगी। एंड दैट स्टेडी स्टेट कंडीशन इज 100 डिग्री सेल्सियस वेयर योर लिक्विड इज टोटली कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म। लेकिन ये जो 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच की कंडीशन है, दैट इज द इवापोरेशन। इसके बेस पर बॉइलिंग की डेफिनेशन क्या बनती है? ये सैचुरेशन टेम्परेचर से, ये हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर वेयर योर लिक्विड इज टोटली कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म। अगर कोई लिक्विड का पार्टिकल अभी भी प्रेजेंट है तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग की डेफिनेशन यहां पर आती है कि स्टिल द कांस्टेंट हीट एनर्जी इफ यू आर गिविंग टू योर सब्सटेंस, जिसको हम बोलते थे सुपर हीटेड कंडीशन, if still the constant heat energy is given to your substance above saturation temperature, then the boiling will occur। इसीलिए बॉइलिंग की डेफिनेशन अगर लिखो या बॉइलिंग की डेफिनेशन कभी भी बोलो या कभी भी एमसीक्यू के अंदर बॉइलिंग की डेफिनेशन को सॉल्व करो तो ये याद रखना, the temperature during the boiling will be considered as above the saturation temperature। saturation temperature से above ही जाना चाहिए। just like that condensation, the temperature of the substance will be considered below or the substance will be cooled below the saturation temperature। जब saturation temperature से below consider किया जाता है तब उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो बॉइलिंग और कंडेंसेशन के अंदर एक डिफरेंस सबसे बड़ा ये कि टेम्परेचर लिमिट आप लोगों को कंसीडर करके चलनी है। अगर अबव सैचुरेशन टेम्परेचर है तो आप लोगों के लिए बॉइलिंग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यही समझते हैं, हम लोग यही जानते हैं कि वाटर व्हेन योर वाटर विल बी बॉइल आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जस्ट लाइक दैट अब उसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताऊं कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है बॉइलिंग के। बेसिकली 2 क्लासिफिकेशन है, पूल बॉइलिंग एंड फ्लो बॉइलिंग। पहला क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बल्क फ्लूइड मोशन। 2 क्लासिफिकेशन मतलब ए और बी के मैनर में है। सबसे पहले मैं आपको ए के मैनर में समझा दूं। और द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बल्क फ्लूइड मोशन, उसके लिए सबसे पहला पूल बॉइलिंग एंड द सेकंड वन इज फ्लो बॉइलिंग। अभी पूल बॉइलिंग मींस व्हाट? पूल बॉइलिंग का मतलब क्या होगा? पूल बॉइलिंग का सिंपल मीनिंग आप ये समझ के चलो, स्टेडी स्टेट मैनर में मतलब इक्वल अमाउंट में हीट ट्रांसफर होगी आपके सिस्टम के अंदर, सब्सटेंस के अंदर, वाटर के अंदर। अगर ऐसा कोई बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा है तो उसको बोलते हैं पूल बॉइलिंग। सेकंड थिंग, you do not have to transfer any kind of heat energy from the external source। आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स से हीट एनर्जी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। जिसका बेस्ट एग्जांपल है समर सीजन में वाटर का अपने आप इवापोरेट हो जाना, जैसे कि नदी का सूख जाना, लेक का सूख जाना, ये सब क्या है? बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों के पूल बॉइलिंग के। हम नदी को तो सुखाने जाएंगे नहीं, लेक वाटर को तो सुखाने जाएंगे नहीं, फिर भी समर सीजन में उसके वाटर लेवल के अंदर डिक्रीमेंट मिलता है। क्यों?
बिकॉज ऑफ द सोलर रेडिएशन हीट एनर्जी, उस सोलर रेडिएशन की हीट एनर्जी की वजह से वाटर का कंटिन्यूसली इवोपोरेशन होता है, क्योंकि समर सीजन में मैक्सिमम अमाउंट की हीट एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द सन, एंड दैट हीट एनर्जी वी आर गेटिंग ऑन टू द अर्थ सरफेस, और उसकी वजह से आप लोगों के वाटर लेवल के अंदर डिक्रीमेंट आता है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द कूल बॉइलिंग। जस्ट लाइक दैट स्लो बॉइलिंग, जिसको बोल सकते हो फोर्स कन्वेक्शन, एक्सटर्नल सोर्स से अगर आप हीट एनर्जी दे रहे हो और फिर उसके अंदर आप लोग एनर्जी ट्रांसफर करके आप बॉइलिंग की प्रोसेस कर रहे हो, that classification is known as the forced convection. The best example for the forced convection is the boiler in thermal power plant. Thermal power plant के अंदर to produce a steam, whatever the boiler we are using, whether a low, whether a medium, whether a high pressure, that is the best example for the forced convection. Next, the classification is on the basis of presence of bulk liquid temperature. For the bulk fluid motion, fluid के मोशन की वजह से बॉयलर के अंदर जब हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं तो बबल्स क्रिएट होते हैं, और वो बबल्स की वजह से आप लोगों की हीट ट्रांसफर होती है। दूसरा मोलेक्यूल टू मोलेक्यूल हीट ट्रांसफर होती है, मतलब ये फ्लूइड मोशन की वजह से हुआ। नेक्स्ट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्क लिक्विड टेम्परेचर, लिक्विड के टेम्परेचर की वजह से। नंबर 1 सबकूल्ड और लोकल बॉइलिंग, एंड नंबर 2 सैचुरेटेड बॉइलिंग। अभी सबकूल्ड और लोकल बॉइलिंग का मतलब क्या है? सबकूल्ड का मतलब है कि एक्स्ट्रा कूलिंग दे दो, और लोकल बॉइलिंग का मतलब ये हो कि नेचुरल आप जनरली बॉइलिंग प्रोसेस अगर आप कोई कर रहे हो तो जैसे कि पानी को सिंपल गर्म करना बाय एक्सटर्नल सोर्स, बर्नर के थ्रू करो या ऑयल बर्नर के थ्रू करो, किसी के भी थ्रू करो। एंड द सैचुरेटेड बॉइलिंग इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो मैंने आप लोगों को ट्रिपल पॉइंट में समझा दिया। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बावजूद भी आप हीट एनर्जी कंटिन्यूसली दे रहे हो वाटर के अंदर, तो जो भी आप लोगों की वेपर कन्वर्ट हुई है वाटर से, उस वेपर को और हीट एनर्जी मिलेगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द सुपर हीटेड स्टीम, मतलब कि वो प्रोसेस सैचुरेटेड। ये क्लासिफिकेशन डेफिनेशन तो आज तक आई नहीं, आएगी भी नहीं। बेसिक फंडा के लिए आप लोगों को बॉइलिंग और कंडेंसेशन की डेफिनेशन करनी, जो 3 मार्क्स में आ सकती है विद एग्जांपल, जो मैंने समझा दिया। 3 मार्क्स का ये सवाल हो गया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बॉइलिंग रेजिम्स, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि बॉइलिंग के सेक्शन के जब वाटर को बॉईल किया जाता है तो क्या क्या सेक्शन आप लोगों को देखने मिल सकते हैं टेक्निकली। हम तो जनरली यही समझते हैं कि भाई पानी को आप लोगों ने गर्म कर दिया, एक्सटर्नल सोर्स से हीट एनर्जी दी, वो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जा रहा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया एंड सो ऑन। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, लेकिन टेक्निकली उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम लोगों को देखना है। बॉइलिंग रेजिम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लो कि इस चैप्टर में से ये थियरी 7 मार्क्स के लिए तो आएगी ही, 110% ये थियरी 7 मार्क्स के लिए आएगी। आज तक जीडीयू में लास्ट 3 to 4 ईयर से ऐसा हो गया कि रेगुलर एग्जाम हो कि रेमेडियल एग्जाम हो, ये थियरी होती है। अगर ये थियरी आप लोगों को पूछा जा रहा है तो आप लोगों को सबसे पहले इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है, हीट फ्लक्स वर्सेस डेल्टा टी एक्सिस, मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों के वर्सेस का डायग्राम, जिसके अंदर आप अलग अलग लेयर्स दिखाओगे, अलग अलग सेक्शन दिखाओगे। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को जनरल डायग्राम समझा दूं किस तरह से। This is the temperature difference. Okay, you can see from the diagram 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10,000. This is the delta T. Delta T मतलब the temperature difference between T superheated minus T saturated. Saturated और superheated temperature के बीच का difference gives the value. And this one is the heat flux, मतलब कि Q means the amount of heat energy we have transferred into the substance, मतलब कि वाटर के अंदर जो हम लोगों ने हीट एनर्जी ट्रांसफर की उसकी वैल्यू। You can see this is the origin. Let's say O. O. We have number of sections O A A B B C C D D E and E F. ये हमारे अलग अलग सेक्शन है, लेकिन इन सेक्शन के सबसे मेन 3 सेक्शन है। नंबर 1 this one, natural convection from O to A. This section will known as natural convection. Next, nuclear boiling. This one, nuclear boiling. Nuclear boiling is from B to C. And the final one is well boiling from C to F. 3 section. फिर से O to A, natural convection. A to C, nuclear boiling.
C2F फिल्म बॉइलिंग। और इस फिल्म बॉइलिंग के अंदर एक और मिलेगा, दैट इज ट्रांजिशन बॉइलिंग, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन को समझने की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन के अंदर बी फ्रॉम O to A, मतलब कि फर्स्ट पार्ट क्या होगा, हम लोगों ने वाटर लिया है, लेट्स से दैट जो ट्रिपल पॉइंट का एग्जांपल दिया था बिल्कुल उसी को कंसीडर करके चलो हम लोगों ने आइस लिया है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर है। लेट्स से दैट हम लोग 50 किलो जूल पर सेकंड इतने कांस्टेंट अमाउंट की हीट एनर्जी आइस को ट्रांसफर कर रहे हैं। सीधी सी बात है, हीट ट्रांसफर एक्सटर्नल सोर्स से आप कर रहे हो, आइस विल गेट द हीट एनर्जी, आइस विल गेट द हीट एनर्जी, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, मेल्ट स्टार्ट कर देगा, मेल्टिंग स्टार्ट कर रहा है। अभी मेल्टिंग जब स्टार्ट करेगा तो क्या होगा कि योर सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड पॉइंट। देखो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देने के लिए, हमारे पास में जो सेक्शन है दैट इज द नेचुरल कन्वेक्शन। ये मैंने समझाने के लिए बोला था, ठीक है, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बोला था। हमारे पास में नेचुरल कन्वेक्शन मैंने जो समझाया आपको वो हो गया हमारे लिए फोर्स्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन प्रोसेस ही कंसीडर करके चलना है। लेट्स कंसीडर दैट कि हमारे पास में जो आइस है उसको हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया है। लेट्स से दैट के द टेंपरेचर ऑफ योर सराउंडिंग एरिया इज 32 डिग्री सेल्सियस एंड योर आइस वाज एट 0 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर। तो जब इतना बड़ा ड्रास्टिक टेंपरेचर डिफरेंस आएगा तो डेफिनेटली योर आइस विल गेट द हीट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, मतलब कि एटमॉस्फेयर में से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। दैट आइस विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। कहां तक टेंपरेचर उसका राइज जाएगा, तो मैक्सिमम अमाउंट की हीट एनर्जी वो एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी मिल रही है टेंपरेचर की लिमिट वहां तक जाएगा। मतलब कि अगर एटमॉस्फेयर का 32 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर है तो वो 32 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर तक ही राइज हो पाएगा। क्लियर, मतलब नेक्स्ट O2A हमारे लिए कौन सी प्रोसेस हो गई, दैट इज द नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस, जिसको आप टेक्निकली प्योर कन्वेक्शन बोल सकते हो। क्यों प्योर कन्वेक्शन, कि ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ योर आइस और ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ योर आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, व्हेन योर फेज इज गेटिंग चेंज, एट दैट टाइम देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी यू आर ट्रांसफरिंग टू द सिस्टम। आप एक्सटर्नल सोर्स से किसी भी तरीके से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द प्योर कन्वेक्शन एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस। Heat transfer to liquid vapor interface by superheated liquid. Let's say that कंसीडर करो कि इसी नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने कोई हायर अमाउंट की एनर्जी वाले या हायर टेम्परेचर वाले वाटर को ऐड किया है। व्हाट विल हैपन, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास में जो पानी था वो 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कंडीशन पर है। अभी ये 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कंडीशन वाले वाटर के साथ हम लोग 60 डिग्री वाले वाटर को ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर नेचुरल कन्वेक्शन अकर होगा, यहाँ पर नेचुरल कन्वेक्शन लगेगा। कैसे नेचुरल कन्वेक्शन लगेगा कि हायर टेम्परेचर वाले वाटर मॉलिक्यूल की हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी लोअर टेम्परेचर वाले वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, जिसको इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड वेपर इंटरफेस। लिक्विड वेपर इंटरफेस मतलब 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द टेम्परेचर वेयर योर वाटर विल स्टार्ट इवापोरेशन, और जब वो इवापोरेशन स्टार्ट करेगा तब वेपर फॉर्म जनरेट होगी और वो वेपर फॉर्म की हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी आपके 32 डिग्री वाले वाटर के साथ। मींस नेचुरल कन्वेक्शन ही हो रहा है, आप लोगों ने कोई एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी ट्रांसफर नहीं की। तो योर फर्स्ट स्टेज विल बी दिस कि यहाँ पर नेचुरली हीट ट्रांसफर होगी, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से आप लोगों को एनर्जी ट्रांसफर नहीं करनी। तो आप लोगों का फर्स्ट सेक्शन हो गया कि जब आइस में से वाटर हो रहा है, वाटर से जब उसका इवापोरेशन हो रहा है, इट विल टेक प्लेस है ना एज अ नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट फेज 2 इज द न्यूक्लियर बॉइलिंग। न्यूक्लियर बॉइलिंग इस सब टर्मिनोलॉजी को समझो। फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी। नाउ व्हाट विल हैपन, अभी भी हम कांस्टेंट हीट एनर्जी ट्रांसफर करें हमारे सब्सटेंस को। अगर हम और भी कांस्टेंट हीट एनर्जी हमारे सब्सटेंस को ट्रांसफर करेंगे, स्टिल अगेन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल बी राइज। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वो हीट गेन करेगा तो बबल स्टार्ट हो जाएंगे, बबल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो वाटर हीटर। वाटर हीटर का यूज सब लोगों ने किया होगा ड्यूरिंग द विंटर सीजन वी आर डूइंग। जब आप हीटर के अंदर कभी भी देखना, जब हीटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, हीटर को स्टार्ट करने के बाद 10 मिनट्स 15 मिनट्स के बाद आप कभी भी देखना कि हीटर की जो कॉइल होगी उस हीटर की कॉइल के ऊपर सबसे पहले बबल्स जनरेट होते हैं। बबल्स जनरेट होने का रीजन क्या है
कि हीटर की जो कॉइल होती है उसके टेम्परेचर है सबसे ज्यादा, हीटर की कॉइल का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, हीटर की कॉइल से मैक्सिमम हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, और वो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है आपके पानी को जिसको आपको गर्म करना है। तो ये जो वेपर और लिक्विड के बीच का डिफरेंस क्रिएट हुआ, इंटरफेस क्रिएट हुआ, इसकी वजह से बबल्स जनरेट होते हैं, एंड दैट फेज इज ए टू बी, दैट फेज इज योर ए टू बी, कि जो बबल जनरेट हो रहे हैं शुरुआत में उस बबल्स की हीट एनर्जी काफी कम होगी, और वो बबल जैसे ही ऊपर की तरफ आएगा, जैसे ही वो ऊपर की तरफ आ रहा है, अभी ऊपर के लेयर के वाटर का टेम्परेचर तो कम होगा, तो डेफिनेटली क्या करेगा, वो हीट ट्रांसफर करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, योर बबल विल कोलैप्स, जिसको नाम दिया है बबल्स कंडेंस्ड इन लिक्विड, बबल्स कंडेंस्ड इन लिक्विड। नेक्स्ट फेज B2C, B2C इज बबल राइज टू इंटरफेस। अभी ये क्या कौन सा फेज आ गया, लेट्स कंसीडर दैट स्टिल यू आर गिविंग ए हीट एनर्जी टू द सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर अब 60 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ। अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखो इसके पहले वाले फेज में ये था कि जो भी बबल जनरेट हो रहे थे वो बबल्स जब आप लोगों की लिक्विड के ऊपर की सरफेस की तरफ आते हैं तो कंडेंस मतलब के ऊपर के लेयर का टेम्परेचर कम होने की वजह से वहां पर कोलैप्स हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब और हीट ट्रांसफर आप करोगे, जब आप लोगों के ऊपर के लेयर में भी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, एट दैट टाइम योर बबल विल राइज टू द इंटरफेस, योर बबल विल कम आउट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ योर लेयर ऑफ योर वाटर, आपके वाटर के टॉप लेयर पर जाएगा, वहां पर आकर के वो जब एटमॉस्फेयर की कंडीशन के ऊपर आएगा तब वो कोलैप्स होगा, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज द क्रिटिकल हीट फ्लक्स, दैट कंडीशन इज नोन एज द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर टू योर सब्सटेंस। यहां पर आपके बबल्स को मैक्सिमम हीट एनर्जी मिलेगी, आपके सब्सटेंस के अंदर मैक्सिमम हीट एनर्जी मिलेगी, एंड दैट फेज इज नोन एज बबल राइज टू इंटरफेस। नेक्स्ट C2D, अब हमारे पास में बॉइलिंग की तीसरी फेज आ गई, न्यूक्लियर बॉइलिंग हो गया, बॉइलिंग की तीसरी फेज है फिल्म बॉइलिंग। फिल्म बॉइलिंग का फर्स्ट पोर्शन है ट्रांजिशन बॉइलिंग। ट्रांजिशन बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, यू कैन सी फ्रॉम B to C, यू कैन सी दैट के हीट एनर्जी आप लोगों की बढ़ रही है, एंड द टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम सुपरहीटेड टू सैचुरेटेड इज आल्सो इंक्रीजिंग। नाउ व्हाट विल हैपन, फ्रॉम C to D the heat transfer rate we will consider as, or the heat transfer rate will be decreased, and the temperature difference for superheated to saturation condition will increase। ये कैसे हुआ, partial nuclear boiling and unstable nuclear boiling, because of this unstable condition का मतलब क्या होगा, the temperature limit between 80 degree Celsius to 100 degree Celsius, you can say इवेपोरेशन की ऐसी लिमिट कि जब वाटर का मैक्सिमम आप लोगों के स्टीम में कन्वर्जन होने के चांसेस है। 100 डिग्री, मैंने पहले बोला 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द टेम्परेचर वेयर योर वाटर इज टोटली कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड टू वेपर स्टेट, लेकिन ये 80 टू 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब कि ये कंडीशन ऐसी है जब अभी भी आप लोगों के वाटर का बॉइलिंग हो रहा है, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन बॉइलिंग, and during this time the maximum amount of heat energy will be reduced, the value will be decreased, जिसको बोलते हैं पार्शियल न्यूक्लियर बॉइलिंग, थोड़ा सा लेकिन अनस्टेबल। जो बॉइलिंग की प्रोसेस होगी वो अलग अलग पोर्शन में अलग अलग तरीके से होगी, क्लियर। नेक्स्ट फ्रॉम D to E, now you can see this is known as the stable film boiling। अब this portion will consider that, हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोगों ने अचीव कर लिया है, मतलब वी हैव अचीव द सैचुरेशन कंडीशन, कि हम लोगों ने सैचुरेशन कंडीशन अचीव कर लिया है। मैंने पहले बोला ट्रिपल पॉइंट डायग्राम के अंदर कि जब वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तब आपके लिक्विड का टोटली वेपर में कन्वर्जन हो जाता है। मींस ओवर हियर ये अनस्टेबल न्यूक्लियर बॉइलिंग अब स्टेबल फिल्म बॉइलिंग में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब जो भी हीट ट्रांसफर होगी दैट हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम विल बी इन ए यूनिफॉर्म मैनर। अगेन द टेम्परेचर डिफरेंस विल राइज, टेम्परेचर डिफरेंस विल राइज। आप लोगों को सुपरहीटेड कंडीशन कब मिलती है,
100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर जो भी वाटर पार्टिकल आपके स्टीम के अंदर है, वो वाटर पार्टिकल आपके स्टीम में से रिमूव होते जा रहे हैं। आफ्टर दैट यू आर गेटिंग ए सुपरहीटेड स्टेट, एंड दैट स्टेट फ्रॉम दिस लेवल यहां से स्टार्ट होता है। द लास्ट फेज फ्रॉम E to F, रेडिएशन इन प्ले और रेडिएशन एक्शन इन प्ले। स्टेबल फिल्म बॉइलिंग के अंदर हम लोगों ने सैचुरेशन लिमिट को पूरा कर दिया। अभी सैचुरेशन से आप लोगों की सुपरहीटेड कंडीशन आई। सुपरहीटेड कंडीशन का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम अमाउंट की हीट एनर्जी आप लोगों के सब्सटेंस के पास में है। एंड यू कैन सी, यू नो दैट कि रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि the radiant energy will be flow throughout your atmosphere, throughout your all direction, सारे डायरेक्शन में फैलेगी। आपको पता होगा गर्म पानी के ऊपर अगर हम हाथ रखें तब भी हम लोगों को एनर्जी मिलती है। दैट एनर्जी मीन्स व्हाट? रेडिएशन एनर्जी। मतलब कि फिल्म बॉइलिंग का लास्ट स्टेज, मतलब कि सुपर हीटेड स्टेट की कंडीशन, जब आप लोगों का स्टीम सैचुरेटेड कंडीशन के भी बाद में सुपर हीटेड एनर्जी की वजह से, सुपर हीटेड स्टेट की वजह से जो स्टीम एनर्जी रिलीज करेगा, दैट एनर्जी इज द रेडिएशन एनर्जी। तो ये बॉइलिंग के अलग अलग पार्ट्स थे, सेक्शन थे। 7 मार्क्स का सवाल है, जीटी में आप लोगों को करना है। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।